तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टेक्नोलॉजी 365 में। आज हम यूनिट 4 पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इससे पहले मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 खत्म कर दिया है, जो कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है। जैसे कि आप जानते होंगे कि परसों हमारा एग्जाम है, जो कि 9 मई को है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। ठीक है, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात करना करते हुए, क्योंकि हमको ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। हमारा आज का यूनिट है यूनिट 4 में प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन, कॉस्ट कैपिटल अप्रोच, इकोनॉमिक इवेल्युएशन, रिस्क एनालिसिस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग ऑफ कैश फ्लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशंस, कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फ्लो एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन। ठीक है, आज हमारा बस यही है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कवर करना, ताकि हमारा एग्जाम से पहले के पहले कवर हो जाए। और आप, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन डाउन होता जा रहा है। और हम इस वीडियो को बनाने का आज मेरा ये भी बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि हमारा मोटिवेशन एकदम डाउन हो चुका है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, आप सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम आगे और भी वीडियो ला पाएँ। ठीक है, अगर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस पर आप कमेंट करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे क्या है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, मैं बता रहा था इससे पहले, मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 में बताया था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। आज मैं बताने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है। आप जानते होंगे, जब भी आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या होता है, सबसे पहला प्रोजेक्ट आपका क्या होता है, मतलब सबसे पहला टास्क आपका क्या होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट उठाना होता है, जिसमें आपको रिस्क लेना होता है, और उसको आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको काम करना पड़ता है, और उसको सक्सेसफुल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लेने के बाद आपको जो जो टास्क परफॉर्म करवाना पड़ता है, वो टास्क इसमें है। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप जो प्रोजेक्ट लेते हैं, उसके बारे में फ्यूचर में आने वाले जो जो आप स्टेप्स लेने वाले हैं, उसको आप पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर पहले उसको नोट डाउन करते हैं कि आप क्या क्या स्टेप लेंगे। उसको, अगर जो आप प्लान कर रहे हैं, फिर जो स्टेप्स ले रहे हैं ना, उसको हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो जो स्टेप आप ले रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है। पहला, इसमें बिफोर, मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग जो करते हैं आप बिफोर वर्क, और प्रोजेक्ट कंट्रोल जो आप करते हैं ड्यूरिंग वर्क। और लास्ट में क्या होता है कि हमारा जो जिस जिस प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग कंट्रोल साइकिल। ठीक है, अब प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या आता है, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग एवरीथिंग इन एडवांस। मैंने बताया ना कि जो भी चीज़ आप एडवांस जो करना चाहते हैं इन फ्यूचर, उसको आप एडवांस में सोच लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। दूसरा क्या है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। जैसे आप जानते होंगे, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़े होंगे या फिर बीटेक कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा, हम जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे एक टास्क होता है कि जब कोई सा भी बड़ा टास्क हमको मिलता है, तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे चंक में ब्रेक करते हैं। मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ वर्क में ब्रेक करते हैं, और उसको हम अलग अलग इंडिविजुअली उसको सॉल्व करते हैं। उसको जब हमारा फाइनल सोल्यूशन मिल जाता है, तो उसको हम मर्ज कर देते हैं। यही यहाँ पे भी होता है। हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन करते हैं, उसको स्मॉल चंक्स में उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शेड्यूलिंग। आप जो प्लान कर रहे हैं, उसको आप शेड्यूल करिए कि किस टाइम पे आपको कितना काम करवाना है, किससे किससे करवाना है, ये सारा चीज़ आपको शेड्यूल करवाना होता है। इससे आपका क्या होता है, अगर आप थर्ड ईयर में पढ़े होंगे, तो आपको गैंट चार्ट पढ़े होंगे, वहाँ पे क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। ये सारा प्लानिंग में हेल्प होता है। ठीक है, गैंट चार्ट बेसिकली क्या करता है कि ये प्रिडिक्शन देता है, और आप एक पता कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को शेड्यूल कर सकते हैं। ये शेड्यूलिंग में यूज होता है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, मैंने बताया कि आप, अगर आपके पास बहुत सारा रिसोर्स है, और आप उसको सही से एलोकेट और सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। तो वही यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन में आप देखिए क्या है कि असाइन पीपल, मनी एंड मटेरियल। मैंने बताया ना कि जो आपको रिसोर्स मिला है, आपके पास कम रिसोर्स है, उसको और अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो आप एक अच्छे लेवल पे आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारा रिसोर्स है, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो वेस्ट जा रहा है। अब हमारा रिस्क मैनेजमेंट, मैंने बताया था, रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको पूरा एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर की जर्नी में मिलेगा। अगर आप रिस्क नहीं ले पा रहे प्रोजेक्ट में, तो आप मतलब अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी वही होता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, तो क्या है कि आप फ्यूचर में नहीं सोच पाएंगे। फ्यूचर सोचने का मतलब, आप जो प्लान कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वही उसमें भी रिस्क लेना पड़ता है। वही आइडेंटिफाई पॉसिबल प्रॉब्लम, आपको जो प्रॉब्लम आने वाले हैं, उसको खुद से सोचना पड़ता है पहले ही। प्रोजेक्ट कंट्रोल ड्यूरिंग वर्क, अब वही है कि प्रोजेक्ट कंट्रोल में क्या आता है, सबसे पहले उसको चेक करना। जो आप प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, उसमें जो जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि अब ये ड्यूरिंग वर्क है, मतलब आपका प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है। ठीक है, उसके अंडर में आपको चेक करना है, कंट्रोल करना है। प्रोजेक्ट कंट्रोल मतलब कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें एरर ना आए, उसको कंट्रोल करना है, उसमें प्रॉब्लम ना आए, वो रुके ना, उसको कंट्रोल करना है। ये होता है हमारा प्रोजेक्ट कंट्रोल।
ठीक है। वही है चेकिंग प्रोग्रेस एंड फिक्सिंग इशू, आपको प्रोग्रेस चेक करते रहना कि कहीं इशू नहीं ना आ रहा है, जो मैंने प्लान किया था उतना एक्सपेक्टेड चल रहा है या उससे अच्छा चल रहा है, उससे कम चल रहा है, तो क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है, उसको फिक्स करना। ट्रैकिंग वही है कंपेयर प्लस एक्चुअल, मतलब जो आप सोचे थे पहले से और जो एक्चुअल है या फिर प्लान्ड है, प्लान्ड और कंपेयर्ड या फिर एक्चुअल वाला सिमिलर चलना चाहिए, साथ साथ में चलना चाहिए पैरेलली। अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, ये ईवीएम, ये अलग वाला ईवीएम है, ठीक है, ये वोटिंग सिस्टम वाला नहीं है जो बंगाल में ज़्यादा से चलता है। ये हमारा क्या है, ईवीएम मतलब अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, चेक कॉस्ट एंड प्रोग्रेस। ईवीएम क्या करता है हमारा कि जो कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना उसमें प्रोग्रेस आ रहा है, ये इसका रिजल्ट देता है। ठीक, चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट क्या है, चेंज हैंडल चेंजेस प्रॉपरली। चेंज मैनेजमेंट हमारा क्या होता है कि जो 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 चीज होता है ना, जैसे मैनेजमेंट है, सबसे पहले आप ये देखिए कि मैनेजमेंट है और उसमें क्या है कि चेंज है, और किसके अंडर है, प्रोजेक्ट कंट्रोल के अंदर। मतलब वही है कि जो जो उसमें चेंज आ रहा है उसको मैनेज करना। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल मैंने बताया था, जो इंस्पेक्शन होता है उसमें क्वालिटी कंट्रोल को ही मेंटेन किया जाता है। तो अगर प्रोजेक्ट कंट्रोल में आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं ध्यान दे रहे हैं तो मतलब आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा नहीं। आपको हर एक चीज मेंटेनेबल करना पड़ेगा, मतलब ये मेंटेन स्टैंडर्ड। और उसके बाद क्या क्या साइकिल लेना पड़ता है, साइकिल क्या क्या फॉलो होता है, पहले प्लान, आप जो प्लान किए उसको एग्जीक्यूट करिए। ठीक, उसके बाद जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको प्रॉपर मॉनिटर करते रहिए। ठीक, उसके बाद क्या है, कंट्रोल। ये हमारा जो है ना चारों, ये हमारा किस में आता है, प्लानिंग। ये हमारा आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग में। ये चारों चीज याद रखिएगा, पीईएमसी याद रख लीजिएगा, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग मतलब एग्जीक्यूशन, और उसका मॉनिटरिंग, उसके बाद क्या है, कंट्रोल। मतलब पहले आप प्लान करिए, उसको एग्जीक्यूट करिए, मॉनिटर करते रहिए क्या क्या उसमें प्रॉब्लम चला, उसके बाद उसको कंट्रोल करिए। अब उसका बाद आता है फाइनेंशियल फंक्शनिंग। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल मतलब ऐसे समझिए, जहां जहां फाइनेंस का वर्ड आ रहा है ना, वहां पे समझ लीजिए कि वहां पे पैसे का बात होने वाला है। ठीक है, पैसे का बात आते ही कान खड़ा हो जाता है सबका। वही है कि फाइनेंस फंक्शनिंग मतलब जहां जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सारा चीज फाइनेंस फंक्शनिंग के अंदर आ जाता है, जिसमें जिससे पैसा लग रहा है। वही है फाइनेंस फंक्शन आर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट। मैंने बताया ना, वही मनी मैनेजमेंट है बिजनेस में। चूंकि हमारा पूरा टॉपिक ही बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस में ही आपको मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप जितना, जैसे कि अभी 10 रुपये 20 रुपये तो बात है नहीं, आप जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपको क्या है कि प्रॉपर एक स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर एक डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन अगर आपका गलत हुआ तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है, पूरा पैसा वेस्ट हो सकता है, या फिर गलत हाथ में जा सकता है। मतलब आपको उसको बचाने के लिए क्या है, उसका एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस में कितना पैसा डालना है। वही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, मैंने बताया ना कि सही पैसा अगर सही जगह नहीं गया तो उसका मिसयूज हो जाता है। ठीक है, मशीनरी और प्रोजेक्ट में। फाइनेंसिंग डिसीजन, वही है कि यहाँ फाइनेंसिंग टॉपिक है, तो पहला इन्वेस्टिंग और दूसरा फाइनेंसिंग। डिसाइड हाउ टू रेज मनी, मतलब कहाँ से पैसा लिया जाए, या फिर देखिए यहाँ पे लोन एंड शेयर। जैसे आप अगर एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं या फिर कंपनी के मालिक हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जब आपको पैसा लेना पड़ता है तो उसमें आप थोड़ा सा आप उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। उससे आप क्या करते हैं कि शेयर उठाते हैं, मतलब आपके पास जो शेयर है उसको आप इन्वेस्टर को बेचते हैं या फिर जो नॉर्मल शेयर होल्डर को बेचते हैं, और बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, यही हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड ऐसे समझ सकते हैं, डिविडेंड एक ना स्मॉल अमाउंट ऑफ, कैसे रिवार्ड समझ सकते हैं, रिवार्ड इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक जो ना, जैसे आपके शेयर होल्डर जो होते हैं, जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे या फिर जानते होंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है ना जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। डिविडेंड मतलब कि अगर आप उसके शेयर होल्डर है ना, तो जैसे हर महीने हर साल आपको कुछ परसेंट, वो 1% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, मतलब मिनिमम होता है। मतलब वो मिनिमम अमाउंट वो आपको क्या करती है कि रिफंड के रूप में देती है, कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, हम इतना पैसा रख रहे हैं, उसका कुछ परसेंट आप भी पैसा रखिए, वो हमारा होता है डिविडेंड। ठीक, वही है देखिए, डिसाइडिंग हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर। मैंने बताया ना कि अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते होंगे ना मार्केटिंग के बारे में, तो आपको बहुत अच्छे से चीज टॉपिक याद हो जाएगा, आपको भूलेगा ही नहीं डिविडेंड क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वही है जो आपका कैपिटल में वर्क में है उसको मैनेज करना। इसका ट्री याद रख लीजिएगा कैसे है, आई एफ डी एल। ठीक है, ये एक टाइप का बैंक भी होता है एफडीएल नाम से। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में, लिक्विडिटी क्या होता है, ये याद रखिए।
ये लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी वो अमाउंट वो होता है, जैसे आप जो शॉर्ट टर्म गेन करते हैं, फिर शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसमें जो चेंज आता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज आता है, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। अब क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच एक टाइप का टेक्निक है जिसमें हम ये अब तो पता करते हैं कि जो आप कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जितना अमाउंट ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड है, वो कितना एक्सेप्टेबल है या फिर रिजेक्टेबल है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है, यही होता है कि जैसे आप ना, एक होता है कि आप जो प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना रिटर्न आ सकता है। ठीक है, वही मतलब होता है कॉस्ट कैपिटल अप्रोच। मतलब जितना आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आपका कितना कॉस्ट रिटर्न आ पा रहा है, उसको बोलते हैं कॉस्ट कैपिटल। वही है कि यहाँ प्रोजेक्ट मस्ट अर्न, मतलब जितना आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कुछ ज्यादा ही तो होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? अगर 10 रुपये लगा रहे हैं, आपको 9 रुपये मिल रहा है, तो आपका लॉस है, उसमें आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। सिंपल छोटा एग्जांपल लीजिए, अपने आप के ऊपर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। यूज एज अ बेंचमार्क फॉर इन्वेस्टमेंट। वही है, बेंचमार्क के लिए एक एक टारगेट मिल जाता है कि जैसे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ये आप उम्मीद लगा लेते हैं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क कम लेते हैं और ज़्यादा रिटर्न का सोचते हैं। इंश्योर प्रोजेक्ट क्रिएट अ वैल्यू फॉर इन्वेस्टर। वही है कि आपका अगर अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा तो अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, तो उसमें आप लोग इंटरेस्टेड होंगे और इन्वेस्ट करेंगे। अब क्या है की आइडिया? प्रोजेक्ट रिटर्न। वही है कि प्रोजेक्ट रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपका कॉस्ट है कैपिटल है, उससे प्रोजेक्ट का रिटर्न ज्यादा ही आना चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा, अन्यथा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हर्डल रेट। हर्डल रेट मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो हमारा होता है। 3 टॉपिक है, ठीक है। हर्डल रेट, और क्या है? वेटेज, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसका है रिस्क एडजस्टमेंट। ये रिस्क भी मैंने बताया था, रिस्क बार बार आएगा आपको, क्योंकि वो होता है रिस्क हमारा हर एक जगह आता है, जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे रिस्क आपको लेना पड़ता है। यही हर्डल रेट। हर्डल रेट में क्या होता है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न, मतलब आप जितना रिटर्न इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से कितना आपका एक मिनिमम अमाउंट होता है ना, कि इतना तो मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा, उसके ऊपर हो या ना हो, लेकिन उतना तो मुझे होगा ही होगा, या फिर लॉस उतना ही होगा। वही होता है हमारा मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न। ठीक। एक्ट एज ए कट ऑफ पॉइंट फॉर डिसीजन। वही है, मतलब कट ऑफ पॉइंट की तरह एक्ट करता है। वेटेज, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वही है कॉस्ट ऑफ डेप्थ एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेप्थ और इक्विटी में डिफरेंस क्या है? डेप्थ मतलब एक टाइप का कर्ज, लोन होता है। ठीक है। इक्विटी मतलब जो आपका शेयर होल्डिंग है, मतलब जिसमें आपने जितना पैसा डाला वो आपका इक्विटी एक तरीके का हो जाता है। यूज है डिस्काउंट रेट इन प्रोजेक्शन एवोल्यूशन, मतलब प्रोजेक्ट के एवोल्यूशन में डिस्काउंट रेट का काम करता है। रिस्क एडजस्टमेंट। रिस्कियर प्रोजेक्ट मीन्स हायर रिजल्ट। आप जानते हैं ना, सुनते होंगे कि जितना आप खतरा मोड़ ले रहे हैं उतना आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, उतना अच्छा पैसा मिलता है। जिसमें आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, अपने करियर का रिस्क नहीं ले रहे हैं, अपने पैसे का रिस्क नहीं ले रहे हैं, उसमें रिटर्न भी आपको कम मिलता है। जैसे आप देखते होंगे म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें वो सबसे कम रिस्की होते हैं, या फिर उससे भी कम रिस्की होते हैं कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपका रिटर्न कम मिलता है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है। उसके बाद आता है आपका एसआईपी। एसआईपी में और ज्यादा रिस्क रहता है, लेकिन उससे ज्यादा रिटर्न मिलता है। मतलब जितना आप रिस्क ले रहे हैं, ये जो आपका रिस्क का कर्व है ना, ये ऐसे चलता है। अगर ये रिस्क है तो ये आपका वो है, प्रॉफिट भी है। मतलब जितना आपका रिस्क है उतना ही आपको रिटर्न मिलने का चांस रहता है। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, और ये भी रहता है लॉस भी होने का चांस रहता है। इंश्योर प्रॉपर कंपनसेशन फॉर अनसर्टेनिटी, मतलब वही है कि आप कोई अनसर्टेनिटी हो गया जो आप प्लान नहीं किए, वो अगर हो गया तो उसके लिए आप एक प्रॉपर कंपनसेशन समझ के चलिए, या फिर एज्यूम करके चलिए आपको मिलेगा या फिर मिलने का प्लान करिए। जैसे कि आपका आजकल इंश्योरेंस चलता है, इंश्योरेंस में क्या होता है कि कंपनसेशन मिल जाता है वहाँ पे। इंपॉर्टेंस, वही है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू, इम्प्रूव्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड हेल्प कंट्रोल परफॉर्मेंस। वही है कि आप इसको इंपॉर्टेंस को पढ़िएगा। रिस्क लेने से आपका क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं उसमें आपको क्या होता है कि एक डिसिप्लिन हो जाता है, आपका जो शेयर होल्डर वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। उसका इन्वेस्टमेंट जो होता है डिसीजन आप अच्छे से ले पाते हैं। उसका क्या कि हेल्प कंट्रोल प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट है उसको कंट्रोल करना और परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये रिस्क का नहीं है, ठीक है, ये टोटल का इंपॉर्टेंस है, ये याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा रिस्क का मैं बता रहा हूँ। अब इकोनॉमिक इवेल्युएशन क्या होता है? इकोनॉमिक इवेल्युएशन आप जानते होंगे। इकोनॉमिक मतलब वही है कि पैसा या फिर पैसे से रिलेटेड टर्म। इवोल्यूशन मतलब ग्रोथ।
अब क्या है कि इकोनॉमिक इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वेदर अ प्रोजेक्ट फाइनेंशियली एंड सोशली वर्थवाइल बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये ऐसे होता है जैसे आप कोई सी भी प्रोजेक्ट में, बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट में आप जो पैसा लगा रहे हैं, उसमें आपको ये सोचना होता है कि आपका जो इवोल्यूशन, मतलब इकोनॉमिक इवोल्यूशन वही कहलाता है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आपका रिटर्नेबल है या नहीं, मतलब आपको रिटर्न दे पाएगा वर्दी, मतलब जैसे होता है ना कि आप फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी चीज़ पे शॉपिंग करते होंगे, जाकर रिव्यू देखते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि वर्थ एवरी पेनी, मतलब कि एक एक पैसे का उतने उसने मुझे रिटर्न दे दिया, या फिर एक एक पैसे का उसका है, उसके पे जितना पैसा उसने लगाया उसने रिटर्न दे रहा है, या फिर उतने का है वो माल। ठीक है, वही होता है वर्थ एवरी पेनी या फिर इकोनॉमिक एवोल्यूशन, वही है। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें देख लीजिए, पहले फाइनेंशियली एंड सोशली वर्थ वाइल बिफोर इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट से पहले आप जो इवोल्यूशन करते हैं, एवोल्यूट करते हैं, फिर या फिर एनालाइज करते हैं, वही होता है हमारा इकोनॉमिक इवोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव, चेक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, वही है कि प्रोजेक्ट पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करता है। इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, और उसके बाद क्या है, कंपेयर अल्टरनेट प्रोजेक्ट, अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट, वही है कि आप जैसे आप जो इकोनॉमिक इवोल्यूशन करते हैं वो कैसे करते हैं कि आपने किसी इससे पहले या फिर किसी ने इस टाइप के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होगा, उससे आप थोड़ा सा कंपेयर करके एक अल्टरनेट सोल्यूशन निकाल लेते हैं, या फिर इसमें रिटर्न कितना मिल रहा है ये सोच लेते हैं, और क्या है कि इफिशियंस यूज ऑफ रिसोर्स करते हैं, मतलब रिसोर्स का अच्छे से यूज कर पाते हैं। अब क्या है कॉमन मेथड, इसमें मेथड कौन कौन सा यूज होता है, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर ये मैंने बताया, आईआरआर पहले ही बता रखा है, बीसीआर बता रखा है पहले, पे बैक पीरियड, ये चारों चीज मैंने बता रखा है पहले, मतलब यूनिट 2 और यूनिट 3 आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो नेट वैल्यू से कितना आगे है, यही है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, आईआरआर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आपका जो आप जितना इन्वेस्ट किए हैं उसका इंटरनली आपको कितना रिटर्न मिल पा रहा है, सब रेट कट आउट होने के बाद, वो होता है हमारा आईआरआर। बीसीआर होता है बेस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, मतलब आपका जो कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है ना उसका और कॉस्ट का कितना रेशियो है, जैसे मैंने बताया था ना, रिस्क टू रिवार्ड, मतलब रिस्क रिवार्ड का रेशियो जो होता है, आप जितना इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, जितने का रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से रिवार्ड मिल पा रहा है कि नहीं, यही होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। ऐसे ही हमारा होता है बीसीआर रेशियो, मतलब बीसीआर का जहाँ रिवार्ड मान लीजिए, और कॉस्ट रेशियो मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। ठीक, ऐसे आप पे बैक पीरियड मतलब कितने टाइम के बाद कितने जैसे होता है ना कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टिंग में आपको रिटर्न कम मिलता है, आपको लॉस होता है, आपका पोर्टफोलियो डाउन चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया तो 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है। वही है कि आपको कितने समय के बाद, एक कितने सर्टेन लिमिट के बाद आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा, वही होता है पे बैक पीरियड। सपोर्ट इन रैशनल डिसीजन मेकिंग, मतलब वही है कि आप अलग अलग तरीके का डिसीजन लेने में आपको सपोर्ट मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है। इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफिशियंसी, मैंने बताया ना कि ये सब सारा जब इवोल्यूशन है ना सारा टाइप का, वो सारा का फोकस ही ये रहता है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और आप अच्छे से इफिशियंट वे में इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएं। अब क्या है, अवॉइड यू वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट, वही है कि आपका पैसा बर्बाद ना उससे बचाता है। रिस्क एनालिसिस, फिर से वही आ गया, रिस्क मैंने बताया कि फर्स्ट यूनिट से बताते हुए आपको आ रहा हूँ कि रिस्क, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का वो कर रहा है तो उसमें आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं, खुद के दम पे अगर एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं आप, तो आपके दम आपको रिस्क लेना, डिसीजन लेना, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे, तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। अब क्या है कि मैंने बताया, अब क्या है टाइप ऑफ रिस्क, वही है फाइनेंशियल रिस्क, पैसे का रिस्क, मतलब टेक्निकल रिस्क। अब मतलब जो आप टेक्निकलिटी उसमें क्या रिस्क आ सकता है टेक्निकली में, मार्केट रिस्क, मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कंपटीट कर रहे हैं वो आपसे आगे ना चला जाए, उस आपको नुकसान ना पहुंचा दे, ये सारा रिस्क। ऑपरेशनल, जो ऑपरेशन में परफॉर्म हो रहा है उसमें क्या क्या रिस्क आ सकता है, ये टाइप ऑफ रिस्क मैंने पढ़ा रखा है पहले भी। मेथड, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये क्या क्या यूज होता है इसमें, जैसे रिस्क एनालिसिस में कौन कौन सा मेथड यूज होता है उसका है। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, सिमुलेशन एनालिसिस। सेंसिटिविटी मतलब वो प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है, कितना रिस्क है, सेंसिटिविटी इक्वल टू रिस्क, ऐसे मान के चलिए, इसमें इस चीज में बता रहा हूँ पर्टिकुलर में। ठीक, सिनेरियो एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस मतलब कौन सा सीन है, आपको उसके हिसाब से अगर एनालिसिस करेंगे इस एक पर्टिकुलर रेंज को लेकर, वही होता है हमारा सिनेरियो। प्रोबेबिलिटी मतलब आप एक प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, नहीं तो अगर प्रोबेबिलिटी अगर आप नहीं मान के चल रहे हैं तो आप मतलब आप अच्छे इन्वेस्टर ही नहीं है, ऐसे मान के चले। आपका एक प्रोबेबल एनालिसिस होना चाहिए। ठीक, सिमुलेशन टेक्निक एक टाइप का टेक्निक ये भी होता है। इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंप्रूव डिसीजन एक्यूरेसी, आपका डिसीजन एक्यूरेसी बढ़ा देता है, आप जो डिसीजन ले रहे हो वो कितना सही हो सकता है ये आपका एक्यूरेसी बढ़ा देता है। हेल्प प्रिपेयर कॉन्टिजेंसी प्लान्स, वही है कि आपका प्लान्स बनाता है, प्लान बनाने में हेल्प करता है।
अब क्या है हमारा रिड्यूस प्रोजेक्ट फेल्योर चांसेस, मतलब आप वही अब अच्छे से रिस्क एनालिसिस किए हैं तो आपका प्रोजेक्ट फेल होने का चांस कम हो जाता है, मतलब रिस्क जितना अच्छा आप मैनेज कर पा रहे हैं उतना आपका क्या है प्रोजेक्ट फेल्योर का चांस कम होता है। अब क्या है कैपेक्स, इसको हम कैपेक्स भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे जान लीजिए कि खर्चा, ठीक है। आप जैसे मैं बोल दूं कि अपने ऊपर का एक्सपेंडिचर बताओ कितना आपका खर्चा है, मंथली एक्सपेंडिचर बताओ। जैसा होता है ना कि आप जैसे आप स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते होंगे, पीजी में रहते होंगे, रूम में रहते होंगे, तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर आता होगा। मंथली एक्सपेंडिचर मतलब कि आपके एक महीने रहने का खर्चा कितना आया, वो हमारा होता है कि मंथली एक्सपेंडिचर। उसमें सब होता है, रेंट, रूम रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, खाने का, रहने का, घूमने का, गर्लफ्रेंड को घुमाने का, बाइक में पेट्रोल भराने का, सारा होता है, वो सारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। उसका ब्रेक डाउन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। एग्जाम में अगर कुछ नहीं याद आएगा तो यही लिख दीजिएगा कि कितना कितना खर्चा आता है। बस उसको बिजनेस से रिलेटेड लिखना है तो बिजनेस में आप कैपिटल डाल लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फंड स्पेंड ऑन लॉन्ग टर्म एसेट। मैंने बताया ना कि ये हमारा प्रोजेक्ट पे है, इन्वेस्टमेंट में है, तो आपको कैपिटल से रिलेटेड लिखना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लिखना है। मैंने आपके आपके लाइफ के बारे में बताया तो आपको आपके लाइफ के बारे में समझ में आ जाए, ताकि आप रिलेट कर पाए कैसे आपको लिखना है। सच एज बिल्डिंग मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने बताया ना कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, जब आप प्रोजेक्ट कोई बनाते हैं या फिर प्रोजेक्ट उठाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना पड़ता है। अगर आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट उठाया तो उसमें सबसे पहले आपको बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बनाने में, या फिर बिल्डिंग जो घर रहता है, रूम लेने में, वहाँ भी हो सकता है। मशीनरी जो आप मशीन लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप डेवलप कर रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट कितना अच्छा सुंदर आपको बनाना है। अगर आप आजकल दिखावा नहीं करेंगे या फिर सुंदर नहीं बनाएंगे देखने में, तो आपका क्या है कि प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, लोगों का अट्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है। लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंप्रेशन आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। फीचर क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हाई इनिशियल कॉस्ट, जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, नॉन रिकरिंग इन नेचर। अब ये इसका फीचर कैसे है, जो मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा ही रहता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, मैंने बताया कि जब आप कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट या फिर कोई फैक्ट्री ऐसे समझ लीजिए, कोई आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको लोन लेना पड़ता है, आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, वही है इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, वही है कि नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब रिटर्न, या फिर कह सकते हैं नेचर में आपका ये नॉन रिकरिंग इन नेचर। ऐसे एग्जाम्पल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्टर, ये क्या क्या फैक्टर मैटर करता है, ये कंस्ट्रक्शन मतलब किस टाइप का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी में आपका क्या क्या दिक्कत आ सकता है, खरीदने में क्या क्या आपका फैक्टर होता है, डिपेंड कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब क्या है इंपॉर्टेंस, मैं ज़्यादा इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर वो तीनों यूनिट पढ़े होंगे तो ये सारा चीज़ आपको पहले से समझ में आता होगा, ठीक है। इतना अच्छे से मैंने बताया है, तो आप सबसे पहले जाइए उसको पढ़िए, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को आप अगर आपका एग्जाम नज़दीक आ गया तो आप क्या करिए, 1.5 या फिर 1.75 या फिर 2x पे करके देखिए, लेकिन आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको नोट्स इसका चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर इसका नोट्स भी ले सकते हैं। 25 रुपये में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आजकल बिस्कुट खाने के बराबर है। समोसा जाके खाएंगे 25 रुपये लग जाएगा। हमारा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, वही है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना वो लॉन्ग टर्म एसेट आप बना के उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है। इंप्रूव एफिशिएंसी एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इसे बताने लायक कुछ है ही नहीं। पॉलिसीज, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन पब्लिक इंटरप्राइजेज, पब्लिक में जो आपका वो क्या होता है कि इंटरप्राइज लेवल पे आप अगर कोई बिजनेस खोलते हैं तो आपका क्या होता है, अगर उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज आती है, अगर उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या फिर गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं, बहुत सारे फैक्टर आते हैं। सबसे पहला कि जो आप बिजनेस खोल रहे हैं या फिर जो आप पॉलिसी अपना रहे हैं, उसमें क्या है कि वो जो पब्लिक को ना फायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए। भले ही पहुंचता नहीं है, वो घूस उस खाने के निकल जाता है, लेकिन उनका गोल ये होता है, उनका पॉलिसी ऐसा होता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसमें क्या है कि आप थोड़ा सस्ता प्रोवाइड करिए। उसमें आपको क्या मिलता है कि थोड़ा बहुत आपको सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट से मिल जाता है, और आप जो सस्ता प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होता है कि जो आपके गाँव देहात के या फिर आपके शहर के जो लोकल लोग होते हैं उनको हेल्प हो जाता है। वही है कि प्राइजिंग पॉलिसी, आपको थोड़ा सा सस्ता बनाना है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आप जो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं उसमें इकोनॉमिक गोल को ध्यान देते हुए करिए। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, आप जो ओपन कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना है कि एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, ताकि लोगों को जॉब भी मिल सके। अगर आप बड़ा अगर फैक्ट्री खोल रहे हैं उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग आके जॉब करेंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट में आता है।
प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ठीक है। इसमें है कि ट्रांसपेरेंसी रेगुलेशन आना चाहिए। जो आप इस पॉलिसी के अंडर में ये आता है कि आप जो काम कर रहे हो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रेगुलेशन के अंडर में आना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटेड होना चाहिए। अब कॉमन प्रैक्टिसेस क्या है, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, एक है कि जैसे आप थोड़ा नेताओं को नेताओं के अंडर में चलिए, मतलब उस पूरा डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करिए, उसमें घूस खिलाइए, मतलब ये टॉपिक में मत लिखिएगा, लेकिन ये जनरली हो जाता है। इसका फायदा, इसका उद्देश्य क्या रहता है कि करप्शन से बचाना और ये सब सारी चीज होता है, लेकिन इसका उल्टा होता है, करप्शन लग जाता है, ठीक। बजट बेस्ड फंडिंग में क्या आता है कि आप जो फंडिंग ले रहे हो उसमें क्या है कि एक बजट पास होता है, उस जैसे गवर्नमेंट से बॉन्ड मिलता है उसके हिसाब से, ठीक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस, आपका फोकस भी होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है सबको। एम्प्लॉयमेंट अगर दो चार लोगों की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पा रहे हैं तो वो अच्छा है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ऑडिट्स, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए कि ये सारा उद्देश्य इसका यही है। पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस इन पब्लिक इंटरप्राइजेस का उद्देश्य यही है कि आपको गवर्नमेंट के पॉलिसी के अंदर में आना है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहना है, गवर्नमेंट के ऑडिट्स के अंदर में रहना है, आपको घूस खिलाते रहना है। एडवांटेजेस में क्या है, प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, वही पब्लिक वेलफेयर का आपको फॉलो करना है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक के हित में आपको फैसले लेना है। इंश्योर इक्विटेबल सर्विसेज, मतलब सबको बराबर सर्विस देना है, ठीक है, मतलब सबको सम्मान देना है, ऐसे समझ लीजिए, सबको बराबर का हक देना है। सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट में आपको सपोर्ट करना है। लिमिटेशन क्या है इसका, डिले इन डिसीजन मेकिंग, लिमिट मतलब जब मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट का काम है तो उसका लिमिटेशन में आएगा, डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, जब तक आप घूस नहीं खिलाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। ऐसे ही होता है गवर्नमेंट में। अब तो थोड़ा बहुत सुधार हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा था, काम ही नहीं होता था। अब क्या है, लोअर इफिशियंसी इन सम केसेस, मतलब वही है कि आप बहुत सारे लेवल पे होता है ना, सबसे पहले ऊपर आपको नेता को खिलाना पड़ता है, उसके बाद आपको दूसरा। अगर ये सिस्टम आपको समझना है तो सीवाज द बॉस आप देखे होंगे, उसमें जो वो बिजनेस खोलता है उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसमें दिखाया गया है बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से। उसमें आप देखे होंगे किसको किसको घूस खिलाता है और लास्ट में बोलता है कि मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा है, आज पहली बार आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, हेल्प मी सर। वो वाला आपको डायलॉग याद है, वो वाला डायलॉग यहीं से बना है, ठीक है। वही है कि इफिशियंसी बहुत खराब होता है, ठीक है, बहुत केसेस में। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब वही है कि नेताओं का इंटरफेरेंस रहेगा, उससे आपसे डिमांड करेंगे बहुत सारे, आपका हेल्प नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आप पैसा नहीं देंगे। समरी, क्विक समरी, वही है कि आप ये क्विक समरी आप पढ़िएगा। इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, रिस्क एनालिसिस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड पॉलिसीज। तो हमारा क्या है, प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स। वही है कि आप जब प्लान कर रहे हैं प्रोजेक्ट का ना, उसमें आपको प्रॉफिट भी तो बुक करना है। अगर आप बिना प्रॉफिट बुक किए आप कोई काम कर रहे हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, उसमें आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका मन नहीं लगेगा। आप नॉन प्रॉफिट रह सकते हैं, लेकिन आप जिस एम्प्लॉय को रखें उसको तो पैसा देना पड़ेगा, अपने पॉकेट से पैसा देंगे नहीं। वही है हमारा प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स। प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्रॉफिट टारगेट्स। वही है मतलब आपको एक टारगेट फिक्स करना, उस टारगेट को अचीव करना, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो जो एक्टिविटी लेना है वो हमारा क्या था, प्लानिंग एक्टिविटीज है, ठीक। अचीव एफिशिएंटली, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कंट्रोल कॉस्ट। मैंने बताया ना, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा, आप जब तक कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे। सुनते हो ना ऑफिस में क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग होता है, कि जब आपको क्या होता है कि सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो उनका 50 ये आ जाता है कि हमारा कंपनी लॉस में है, ये है वो है, तो वो क्या करते हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, सैलरी में कुछ कट पिट कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है और उनको फायदा मिलता है। बेसिकली इसका कोई वो नहीं होता है इसमें। अब मैं टॉपिक है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। इंप्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाता है। आपके पास जब कॉस्ट रहेगा, अच्छा पैसा बचेगा आपका, तो क्या है कि स्टेबिलिटी बना रहेगा। की स्टेप क्या क्या है, फॉरकास्ट सेल्स, क्या क्या आपको की स्टेप लेना पड़ता है, मतलब आपको सेल्स का प्रिडिक्शन लेना पड़ता है, ठीक है, प्रिडिक्शन करना पड़ता है। एस्टिमेट कॉस्ट, अब क्या है कि एस्टिमेट कॉस्ट, आपको कॉस्ट को एस्टिमेट करके चलना है। सेट प्रॉफिट टारगेट, आपको प्रॉफिट का भी टारगेट फिक्स करके रखना कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना आप एज्यूम कर सकते हैं, ये सारा आपको फिक्स करना पड़ता है। प्लान प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, मतलब आपको ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन को आपको प्लान करना पड़ता है। ये सारा स्टेप है, ठीक है। ये स्टेप आप कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे सोचिए, आप रियल लाइफ लेके सोच सकते हैं आप कि सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या फिर प्लान करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। मतलब आप सबसे पहले जो आप बिजनेस खोल रहे हैं या फिर उसका सेल्स का आपको प्रिडिक्शन लेना पड़ेगा, फॉरकास्टिंग करना पड़ेगा। आप कितना कॉस्ट एस्टिमेट लगाना चाहते हैं उसका एस्टिमेशन मिलाना पड़ेगा। आप कितना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं ये आपको सोचना। मतलब वही है कि आपको अपने लाइफ पे सोचना है कि आप एक बिजनेस खोल रहे हैं, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे आपको सोचना है। एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे आप। इंपॉर्टेंस क्या है,
गाइड मैनेजरल डिसीजन, मतलब वही है कि आप जो डिसीजन ले पा रहे हैं मैनेजर लेवल तक का आपको हेल्प करता है ये। इंश्योर सिस्टमेटिक प्रॉफिट ग्रोथ, आपको प्रॉफिट में ग्रोथ करने में हेल्प करता है। हेल्प इन परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, आपका परफॉर्मेंस बढ़ाता है। कैश प्लानिंग, कैश प्लानिंग वही है कि आप पैसा का जो फ्लो हो रहा है ना उसको कंट्रोल करना है, फिर प्लान करना। कैश फ्लो प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो मतलब जो आपके पास पैसा आ रहा है, कैश आउटफ्लो मतलब जो आपके पास से पैसा जा रहा है, इसका एस्टिमेशन मिला लेना मतलब प्लानिंग आ जाता है। मतलब प्लानिंग कॉस्ट, कैश फ्लो मतलब कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, इसका एस्टिमेशन मिला लेना। ऐसे आप सोच सोच के लिख सकते हैं। मतलब आपको मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना, टॉपिक बोल रहा हूँ, की एलिमेंट बोल रहा हूँ, उसको आपको जोड़ जोड़ के लिखना है। अगर आपको लिखने में भी दिक्कत आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कंपोनेंट क्या है कैश इनफ्लो में, मतलब कैसे कैसे पैसा आता है कंपनी में, इन्वेस्टमेंट के जरिए किसी से इन्वेस्टमेंट ले रहा है, किसी बैंक से लोन ले रहा है, सेल्स कर रहा है, मतलब अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है तो पैसा आएगा ही आएगा। कैश आउटफ्लो कैसे होता है, कैसे पैसा कैसे जा सकता है अपने आपके कंपनी से। पहला एक्सपेंस जो आप खर्चा कर रहे हैं, सैलरी जो दे रहे हैं अपने इंप्लॉयज को, उसका जो आप चीज़ खरीद रहे हैं। यहाँ सेल्स मतलब बेचना, ठीक है, परचेज मतलब खरीदना, ये आप भूलिएगा नहीं। और ये इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होता है ये चीज़ याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट बना के लिखेंगे ना, उसका थोड़ा डायग्राम बना देंगे। जैसे ये इनफ्लो का हो गया, ठीक है, इसमें ये 4 पॉइंट लिख दीजिए आप। और उसका एक आउटफ्लो का बनाइए, आउटफ्लो, इसमें आप 4 पॉइंट लिखिए। ऐसे आप डायग्राम बना बना के बेसिक डायग्राम बना देंगे, तब भी आपको नंबर क्या है कि 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। जहां आपको 4 नंबर देने वाला है वहां आपको 6 नंबर 5 नंबर देते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम बनाते रहना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेंटेन लिक्विडिटी। आपको क्या है कि फ्लक्चुएशन जो आता है ना, जो शॉर्ट टर्म में आता है, मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, उसमें आपका क्या है कि मेंटेन करता है लिक्विडिटी को, फ्लक्चुएशन को मेंटेन करता है। अवॉइड कैश शॉर्टेज, मतलब इससे क्या होता है, जैसे आपका अगर इनफ्लो और आउटफ्लो बना हुआ है, कहते हैं कि अगर आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है और जा रहा है ना, तो अब मतलब फ्लो बना हुआ है पैसे का, तो उससे क्या है कि आपके पैसे की कमी नहीं आएगी, आपके बिजनेस में आपका लॉस नहीं होगा कहीं। इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, पता है ना कि आप कोई सा भी बिजनेस है, अगर उसमें पैसा है तो सब चीज़ आसानी से गुजरेगा, अगर पैसा नहीं है तो मतलब बेकार है वो। उसमें क्या है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है, इंप्लॉयज के बीच में दरार आने लगता है, वो बहुत सारे स्ट्राइक करने लगते हैं, वो सारे दिक्कत आने लगता है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस, वही है कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है। हेल्प इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आप जो प्लान कर पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, उसमें आपका हेल्प करता है। इंप्रूव वर्किंग एंड कैपिटल मैनेजमेंट, मैंने बताया कि कैपिटल मैनेजमेंट और वर्किंग में हेल्प करता है। अब क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग, पहले एक्सपेंडिचर आया था, ठीक है, अब क्या है कि कैपिटल को एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना, प्लान करना, कि आप जो खर्चा कर रहे हैं उसको प्लान कैसे कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वही है यहाँ पे। Capital expenditure planning involves the planning investment in long-term asset like machinery, building, infrastructure। वही कि आप जो मशीन जो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, या फिर जो जो खर्चा कर रहे हैं उसको कंट्रोल में करना, जो कि लॉन्ग टर्म एसेट में होता है। लॉन्ग टर्म एसेट मतलब जिसमें उस टाइप का इन्वेस्टमेंट जो आपके लॉन्ग टर्म में काम आएगा। ये नहीं आपने खरीदा 1 हफ्ते में खत्म हो गया फिर आपको खरीदना, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। 6 महीने के बाद वाला जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें आप 6 महीने से ऊपर का सोचते हैं, वो हमारा लॉन्ग टर्म में आता है, ऐसे मान के चलिए। फीचर क्या होता है, हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ये वही एक्सपेंडिचर वाला जो पढ़ाया था ना मैंने, ये वाला आप लिख दीजिएगा, ये वाला भी काम आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है। अब क्या है, यही सेम चीज़ इसमें भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाई इनिशियल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वही है। इरिवर्सिबल डिसीजन, ये ऐसा डिसीजन है जिसमें आप डिसीजन को उल्टा नहीं ले सकते, ठीक। अब क्या है स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंस मैंने बताया पहले ही कि आपका जो इम्पोर्टेंस है स्ट्रेटजी वाइज होना चाहिए। इसको ये आपका जरूरी नहीं है, इतना ज़्यादा याद रखना जरूरी नहीं है। अब क्या है कि प्रोसेस, प्रोसेस में क्या क्या आता है, आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट नीड्स, आपको नीड्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको नीड, इन्वेस्टमेंट का नीड कहाँ कहाँ पे। इवेलुएट अल्टरनेटिव, आपको अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, मैंने बताया था नेट प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीज़ मैंने बता रखा है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, पिछले इसी यूनिट में पीछे टॉपिक में बताया है। एलोकेट फंड, ये फंड एलोकेशन में हेल्प करते हैं। इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करता है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस फीचर एंड इंपॉर्टेंस अलग अलग चीज़ है। फीचर में क्या है, उसके क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें क्या क्या स्टेप लिया जाता है, क्या क्या काम होता है वो बताया जाता है। इंपॉर्टेंस में क्या क्या उसका वो जरूरत है या फिर आवश्यकता है वो बताते हैं, ठीक है। एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी को बढ़ाता है। इम्प्रूव इफिशियंसी, इफिशियंसी बढ़ा देता है। सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सारा उद्देश्य वही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करना। अब क्या है ऑपरेशन प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग में वही डे टू डे बिजनेस में जो एक्टिविटी आप लेते हैं उसको ऑपरेशन को प्लान करना। अब की एरियाज क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग,
मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। मैंने बताया कि आपको प्रोडक्शन को प्लान करना पड़ता है, इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है, और जो जो काम आप सोच रहे हैं उसको शेड्यूल करना पड़ता है। रिसोर्स एलोकेशन में क्या आता है कि आप जो जो चीज़ सोच रहे हैं या फिर जितना आपके पास रिसोर्स है उसको प्रॉपर्ली एलोकेट करना पड़ता है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ताकि उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ाता है। रिड्यूस कॉस्ट, आपका पैसा घटा देता है, कम कर देता है। और इंश्योर टाइमली डिलीवरी, ये आपका क्या करता है कि आपका टाइम पे डिलीवरी करता है। ऑपरेशन प्लानिंग वही है कि आपका जो ऑपरेशन उसको अच्छे से प्लान कर पा रहे हैं, वही आपका उद्देश्य वही होता है कि आपको टाइम पे डिलीवर करना पड़ता है। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज, आपको रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइज करना है या फिर ऑप्टिमाइज करना है, कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाए। इंपॉर्टेंस क्या होता है? स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, मतलब बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथ कर देता है, बेटर कोऑर्डिनेशन करता है। मतलब वही है कि आपको कोऑर्डिनेशन अच्छा कर देता है, इंक्रीज इफिशियंसी, एफिशिएंसी आपका बढ़ा देता है। अब क्या है? फाइनेंशियल फ्लो कंट्रोल। वही फाइनेंशियल, मैंने ये सारा पहला ही टॉपिक था, ठीक है, ये मैं बता देना, पहला या दूसरा टॉपिक था इसी यूनिट का। फाइनेंशियल में मैंने बताया था कि फाइनेंशियल फ्लो क्या होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, पैसे जो आपका जा रहा है या फिर आ रहा है ना उसको कंट्रोल कर लेना, वही होता है हमारा फाइनेंशियल। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें क्या होता है? मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ मनी फ्लोज एंड आउट। मैंने बताया कि जो आता है जाता है उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में उसको मेंटेन करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना हमारा होता है कि फाइनेंशियल फ्लो कंट्रोल। फाइनेंशियल मतलब पैसा, मनी, ऐसे याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंश्योर लिक्विडिटी लेवल, आपका लिक्विडिटी जो है, फ्लक्चुएशन जो है शॉर्ट टर्म में उसको मेंटेन करना। अवॉइड शॉर्टेज, सरप्लस एंड कैश फ्लो। कैश फ्लो और शॉर्टेज को मेंटेन करता है या फिर इग्नोर कर देता है। इफिशिएंट मैनेज ऑफ फाइनेंसेस, आपके पैसे को अच्छे से मैनेज करने का काम करता है। प्रमोशन ऑफ बिजनेस, स्मूथ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस का जो एक्टिविटी है उसको स्मूथ करता है। कंपोनेंट क्या है? कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, टाइम शेड्यूलिंग, बजट कंट्रोल। ये सारी चीज मैंने पहले बता रखा है, ये चीज मैं फिर से नहीं बताऊंगा। ठीक। मेथड का ऑफ कंट्रोल क्या है? कैश बजट, फाइनेंशियल फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल फ्लो रेशियो एंड स्टेट ऑफ कैश फ्लोज। इसमें मेथड क्या क्या यूज होता है? कैश बजट, मतलब जो आपका कैश में बजट पैसा आ रहा है उसको बजटिंग करना है, फिर उसको मेंटेन करना। फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट निकाल के रखना है, फिर जितना जितना आपका आ रहा है उसको पूरा ट्रैक करना। रेशियो मेंटेन करना। उसका क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, आपका जो कैश फ्लो हो रहा है उसका स्टेटमेंट पूरा ट्रैक करना। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इंपॉर्टेंस क्या है? मेक श्योर दैट पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टेक प्लेसेस ऑफ पंचुअली। भैया कि आप जिसको इसको पेमेंट कर रहे हैं उसका टाइमली पेमेंट होना चाहिए, ये चीज आपको मेंटेन करना पड़ता है। प्रमोट फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एसेट्स एसेट्स इन असिस्ट इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी में आपको क्या करता है कि ग्रोथ हेल्प करता है, फिर समझाता है। ठीक। रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क आपको घटाता है। ये भी जितना आप स्टेप ले रहे हैं, जितना टाइप का प्लानिंग है, वो सारा चीज वही है कि रिस्क को ही कम करता है। कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन क्या है कि जो आप कम्युनिकेशन ला रहे हैं, जो कम्युनिकेशन क्या होता है कि दो मतलब इंसान के बीच में ना, कि अपने थॉट्स को एक्सप्लेन या एक्सचेंज करने के लिए जो यूज होता है उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, वही है। कंट्रोल कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इंटेल मतलब एक्सप्लेन करता है, ठीक है। प्रोसेस वेयर मैनेजमेंट कंट्रोल एंड कम्युनिकेट्स परफॉर्मेंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। भैया कि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर का जो कम्युनिकेशन है ना, इनका गोल क्या होता है? इनका गोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना है, फिर अचीव करना है जितना वो सोचे हैं उसके टारगेट को। जैसे आप देखते होंगे जो बिजनेस में होता है या फिर जो कंपनी में होता है, बहुत सारा मीटिंग होता रहता है। वही है हमारा क्या है कि कम्युनिकेशन है, उसको कंट्रोल करना। उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए, प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए, यही होता है यहाँ पे भी। कंट्रोल, कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है? कंट्रोल हेल्प एक्चुअल परफॉर्मेंस अलाइन विद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। और ये कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलना पड़ता है, आपको अलाइन रहना पड़ता है। प्रोसेस इन्वॉल्व इन कंट्रोल, यहाँ पे भी वही है, इसको आप पढ़िएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक एक बार आप इसको थ्रोली आप जाइएगा, इसको एक एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिएगा, उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा सुनने का कैपेसिटी बढ़ेगा और आपको याद आएगा एग्जाम में, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस में मेजरमेंट में हेल्प करता है। परफॉर्मेंस कंपैरिजन, वही है कि ये सारा चीज मैंने पिछले वाले टॉपिक में बता रखा है, पीछे भी यही सारा चीज है, कुछ नया नहीं है। आपको तीन चार चीज याद रखना, वही सारा चीज मिला के लिखना है, ठीक है। करेक्टिव एक्शंस,
आपको एक्शन को करेक्ट करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया ना 2 डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, मैंने पर्सन बताया, मैनेजर एंड स्टाफ मेंबर। कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है, अगर आप फर्स्ट ईयर में सीटी पढ़े होंगे, टेक्निकल कम्युनिकेशन अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे पता होगा कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है। वर्टिकल एंड डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकल में क्या होता है कि मैनेजर या फिर सीईओ का नीचे एम्प्लॉय लेवल तक, और डाउनवर्ड क्या होता है एम्प्लॉय का मैनेजर लेवल तक, सीईओ तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाता एम्प्लॉय। यही है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब सीईओ से लेके ऊपर तक जाने का, एम्प्लॉय से सीईओ तक या मैनेजर तक। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे, ठीक है, मतलब आप अपने एक एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय से बात करें, वो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। सेम पोस्ट पे बात करना हॉरिजॉन्टल लेवल होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन कंट्रोल प्रोसेस, आपको सब चीज पता है कि आप डिसीजन लेने में हेल्प कर पाते हैं, एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन बन पाता है, एलिमिनेट मिस्टेक, आप मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर पाते हैं, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, आपका प्लान जो है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर स्मूथ, ये सारा चीज यही इसी में लिख दीजिएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा वो नहीं है, कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, वही है कि एफिशिएंसी यहाँ पे भी बढ़ता है। स्ट्रेंथेंस अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेने का आपको ऐसे साहस मिलता है। अब क्या, सपोर्ट बेटर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, आप इसको मिला के लिखिएगा, इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं। आपका ये यूनिट 4 भी खत्म हुआ, अगर आपको यूनिट 4 अच्छे से समझ में आया, मैं कोशिश किया हूँ कि आपका यूनिट 4 जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम के पहले पहले आपको, जैसे हमारा एग्जाम सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में ही है, तो आपको क्या है कि आज कल रात तक का ही टाइम है, मतलब आज रात तक का ही टाइम है, क्योंकि आपको एक वीडियो आज मिलेगा, मतलब आज ऐसे समझ सकते हैं आपको 8 तारीख को मिलेगा। मैं ये वीडियो 7 तारीख को रात में 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो मिल पाए, क्योंकि आज सुबह में मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ गया था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, उसके चक्कर में मुझे आज इतनी रात में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसको मैं आज ही रिकॉर्ड एडिट करके कल सुबह तक मैं डाल दूंगा, ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए। तो इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए इतना काम कर लीजिए। आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करिए, एक अच्छा सा कमेंट करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मैं आपके कमेंट को पूरा प्रॉपर देखता रहता हूँ, आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, मुझे जैसा समझ में आता है। शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, मैंने बता ही दिया। वीडियो को शेयर करेंगे तो क्या होगा कि आपके दोस्तों का भी हेल्प होगा। देखिए हमारा लाइट भी कटते जा रहा है। चलिए गाइस चलते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अभी तक आप अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपका क्या है कि यूनिवर्सिटी में नंबर अच्छा आएगा, इस सब्जेक्ट में अच्छे से नंबर आएगा आपका। बस जितना मैं बोलते जा रहा हूँ ना, उसको अच्छे से सुनते रहिए, और एक बार एग्जाम देने से पहले, एक बार देने जाने से पहले एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, 1.5 पे करके आप सुन लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। जैसे मुझे याद हो गया, क्योंकि मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, वैसे ही आपको बार बार जो आप सुनेंगे ना, तो उससे आपको याद होगा। यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 1 तो आसान है, यूनिट 2 और यूनिट 3 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप नए नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले यूनिट 3 पे फोकस करिएगा, यूनिट 2 पे फोकस करिएगा। ये यूनिट 2 और यूनिट 3 अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा एग्जाम, पास हो जाएंगे आप। बाकी अगर आपको 50 से ज़्यादा नंबर लाना है तो आप पूरे यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका नंबर 50 प्लस आ जाएगा। चलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे, अब मिलते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा डेट और पॉलिसी याद रखना पड़ेगा। थैंक यू गाइस।